नमस्कार। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आज गांव बास, हल्का नारनौंद, जिला हिसार। रूस और यूक्रेन के बीच जो तीसरा महाविश्व युद्ध बनने जा रहा है, उन्हीं गोलेबारी और बम धमाकों के बीच में से हमारे बीच आज पहुंचे हैं सकुशल अपने परिवार के पास। हम उन दो भाइयों से आपसे मिलाते हैं और उनसे बात कराते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका नाम जी? अमित। अमित। आपका जी? हितेश। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सकुशल जो ये यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है उसमें घर पहुंचने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। आप सबसे पहले कब गए थे वहाँ पे? हम 19 सितंबर को यहाँ इंडिया से हम यूक्रेन गए थे। हमारा थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में कब? स्टार्टिंग में तो हम 2019 के अंदर गए थे, सितंबर के अंदर। आप हाँ, हम साथ ही गए थे। आप यूक्रेन में कौन सी जगह पे थे? टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब टर्नोपिल सिटी है, उसके अंदर टीएनएम यूनिवर्सिटी है, टर्नोपिल यूनिवर्सिटी। तो जैसे अब वहाँ पे ये हुआ है तो आपको कब पता चला था कि भाई ये युद्ध होने वाला है या फिर अटैक होने वाला है? हमको जैसे जी अब फेब के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा था, क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी देख रहे थे और मतलब जो नेताओं के बयान वगैरह भी आ रहे थे पुतिन वगैरह के, तो हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन ये नहीं था पक्का है। तो हम जैसे अगर छोड़ने की भी सोचते उससे पहले यूक्रेन को, तो हमारी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही थी। वो बोल रही थी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी, हम ऑनलाइन नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से हमको ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हमको वहाँ पे रुकना पड़ा। फिर तो आपको पता ही है सब कुछ, बॉर्डर्स पे भी बहुत भीड़ हो गई थी, तो फिर बड़ा मुश्किल हुआ, मतलब बॉर्डर्स पे तो बहुत काफ़ी दिक्कत हुई। तो आपने जैसे पता चला तो आपने क्या किया? देखो, जैसे 18 को हमने फ़्लाइट बुकिंग करवा ली घर आने के लिए 27 की, कि हमने सोचा कि 27 तक कुछ नहीं होगा तो हम इजीली घर पे आ जाएंगे। बट 24 को मॉर्निंग के अंदर ही वो स्टार्ट हो गया। मतलब जो कीव का एयरपोर्ट था, कीव एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया उन्होंने। मतलब उस पे एयर ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो मतलब यूक्रेन में मेन एयरपोर्ट कीव का है, कीव बोरोसिल एयरपोर्ट। अब वो ही बंद हो गया तो ऑब्वियसली सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर हम कैसे आए, तो फिर यही दिक्कत हो गई थी हमको। काफ़ी दिन बहुत टेंशन में रहे हम कि यहाँ पे वॉर चल रहा है और हम निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप बीच में फिर आपका जैसे रहने का खाने का क्या? देखो, 24 को हमको पता चला वॉर हो गया, तो फिर हमने सोचा कि सामान वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, क्या पता ये वॉर कब तक चले। तो हम सामान वगैरह ले आए मार्केट जाके। मार्केट में बहुत भीड़ थी, बैंक में बहुत भीड़ थी, सब कुछ मतलब डरे हुए थे मतलब लोग कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब लोग जल्दी से अपना सामान खरीद रहे थे, सामान इकट्ठा कर रहे थे। तो 24 को हमने सामान वगैरह ले आई। 25 को हम रुके वहाँ पे, और 26 को ये आ गया था कि इंडियन एम्बेसी के थ्रू कि पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया इनके थ्रू हमको निकाला जाएगा, मतलब इवैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी वहाँ अब तक बैठी नहीं थी। लेकिन बच्चे निकल रहे थे वहाँ पे। पोलैंड के लिए निकल रहे थे और रोमानिया के लिए निकल रहे थे। रोमानिया के लिए बहुत कम बच्चे निकल रहे थे, पोलैंड के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे निकल रहे थे। सबसे ज़्यादा जो बच्चे स्टार्टिंग में गए थे, पोलैंड बॉर्डर पे बहुत बच्चे गए थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर रोमानिया से निकले गई, स्लोवाकिया से कम निकले हैं थोड़े। तो ये सीन हो गया था। अब जैसे जो वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचने के बाद अब जो क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं यूक्रेन के, तो वो हमको जाने ही नहीं दे रहे थे। इवन वो यूक्रेनियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, यूक्रेनियंस की इवन गाड़ियाँ तक जा रही थी, मतलब बड़ी इजीली पास कर रहे थे जो मतलब भारतीय जो थे उनको परेशानी हो रही थी वहाँ पे। इवन इंडियंस नहीं, नाइजीरियंस, इंडियंस और जो इजिप्शियन भी हैं उनको भी रोक रहे थे। वो सिर्फ अपने अपने वालों को अपने अपने वालों को निकाल रहे थे और हमसे काफ़ी व्यवहार भी बुरा कर रहे थे वो काफ़ी, मतलब इवन दे पंच्ड सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जैसे और वहाँ पे सेना सेना भी कर रहे थे। सेना हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। वो मतलब हम स्टूडेंट्स थे और दूसरी बात फॉरेनर्स थे, तो हमको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमको हमको बिल्कुल
बेस लाइन पे बिल्कुल जानवरों की तरह वो ट्रीट कर रहे थे। लोगों का कैसा माहौल था? जैसे सेना ने तो बता दिया आप लोगों ने भाई उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। यूक्रेनियन सेना का अच्छा नहीं था। बाकी रोमानिया में पहुंचे, बड़ा अच्छा था, खाना पीना भी बहुत अच्छा, ट्रीटमेंट। हम 2 दिन शेल्टर होम में रहे और वहाँ पे बॉर्डर के क्रॉस करते ही इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प की हमारी। सारी बसेज वगैरह अरेंज की उन्होंने। मतलब रोमानिया से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक की बसेज, इवन वो 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। उससे भी फिर एयरपोर्ट से फिर हमको शेल्टर होम में लेके गए। शेल्टर होम में काफ़ी अच्छा मतलब वो था, खाना पीने का सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेन प्रॉब्लम हमको हुई यूक्रेनियन बॉर्डर पे। जो यूक्रेनियन के सोल्जर्स हैं वो मतलब बड़ा गंदा व्यवहार कर रहे थे, आने ही नहीं दे रहे थे हमको। पता नहीं उनको क्या फ्रस्ट्रेशन थी हमसे। यहाँ पे भी लाइक थोड़ी बहुत इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प की है, बिकॉज बसें खड़ी कर रखी थी इंडियन एम्बेसी ने कि लाइक बच्चे आएंगे और उनको बैठा के फिर आगे आगे बस चलती रहेंगी। तो हम लाइक यूक्रेनियन गेट पे खड़ा था मैं, और ये इंडियन गेट पे खड़ा था जहाँ से इंडियन की एंट्री हो रही थी, एक साइड है यूक्रेनियन की एंट्री हो रही थी। तो वहाँ पे आर्मी ने बोला कि लाइक एक बस में लाइक 60 के अप्रोक्स बचे, तो बोला 60 इंडियंस आप यहाँ इस गेट से चले जाओ और बस बस में बैठो अपने में। तो वहाँ पे लाइक ये अच्छा हुआ, उन्होंने हमारी इस चीज़ में हेल्प की। उन्होंने बोला कि 60 बच्चे आप इंडियन आइए और बस में बैठ जाइए। तो जैसे भारतीय से सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस वगैरह आती थी आपके पास? हाँ, गाइडलाइंस इंडियन एम्बेसी की बहुत गाइडलाइंस आती थी कि आप मतलब पैनिक मत करिए, हम आपको मतलब निकाल लेंगे किसी भी तरह से। हमसे फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाते थे ऑनलाइन गूगल पे कि आप अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह तैयार रखिए और आप मतलब इन बॉर्डर्स पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने हेल्प की भी, बहुत हेल्प की है, तो ऐसी कोई बात नहीं। इवन हम तो ये सोच रहे हैं कि और बाकी जो कंट्रीज़ है ना, जैसे मतलब नाइजीरिया और जो मतलब घाना वगैरह की जो कंट्रीज़ हैं, उनके उनको कोई सपोर्ट नहीं था एम्बेसी की तरफ से। उनकी जो एम्बेसी होती है कोई सपोर्ट नहीं था। इंडियन मतलब इंडियन भारतीय एम्बेसी एम्बेसी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, मतलब सरकार का आप बहुत सपोर्ट था। तो यहाँ पे आने के बाद भी जैसे हम दिल्ली लैंड करे, यहाँ भी काफ़ी अच्छा मतलब कोऑपरेशन था उनका। इवन जो हर स्टेट के लिए अलग से हेल्प डेस्क थी, जो हरियाणा का है उसके लिए अलग हेल्प डेस्क है, तो मतलब हर स्टेट के लिए अलग थी। तो इजी, बहुत इजी पैसेज हो गया था यहाँ तक आने के लिए। तो ऐसा जब से हमने बॉर्डर क्रॉस किया है ना, हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। मतलब एक हमको यहाँ पे वहाँ पे फ्लैट में रखा गया, जो हमारा मन था हम वो खा सकते थे। इवन हमको पिज़्ज़ा तक खिलाया गया, मतलब कि पिज़्ज़ा डिलीवरी हमारे होम तक हुआ मतलब। और फ्री फ्लाइट टिकट है आते, फिर अच्छा हेल्थ मिनिस्टर ने हमारा स्वागत किया फूलों से। हर बंदा वेलकम वेलकम बोल रहा था, बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत स्पेशल फील हुआ इस यहाँ टाइम पे पे। अच्छा जो वर्स्ट पार्ट था वो यूक्रेनियन बॉर्डर पे था, जो उनके सोल्जर्स का ट्रीटमेंट था ना, दैट वाज जस्ट वर्स्ट ब्रो। अब एक जैसे आप लोग वहाँ गए तो ऐसा क्या है कि भाई सरकार अ, बाहर जाना पड़ता हमारे यहाँ के बच्चों को जो अपने इंडिया में नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए भाई लोगों को, बच्चों को बाहर पढ़ने या फिर ऐसा जैसे आप गए हैं ऐसा ना करना पड़े? देखो जी, पहली बात तो ये है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है नीट की, इवन जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ऊपर जाती है सर। जो और दूसरी कैटेगरीज होती है उनके लिए एडमिशन लेना बहुत इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है कि कुछ ही बच्चे उसको क्रॉस कर पाते हैं मतलब। और दूसरी बात, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इवन 1 करोड़ से तो कम है ही नहीं किसी की भी। तो बच्चे क्यों क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे 50-60 लैक्स में आपकी हो जाती है सब कुछ मिला के, तो इसलिए बच्चे जाते हैं। और एमसीआई अभी जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो वो सबको कर दिया है, मतलब कोई सभी को देना पड़ेगा, तो इस चक्कर में भी बच्चे वहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि टेस्ट तो देना ही है और थोड़ा कम खर्चा भी लग रहा है, तो वहाँ से करते हैं मोस्टली बच्चे तभी। अब जैसे आप लोग आ गए हो, वहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनको क्या गाइडलाइंस देंगे आप भाई? अपना क्या करना चाहिए उनको भाई जो अभी भी वहाँ पे हैं? लाइक वो अभी घर पे है मान लो, लाइक वो टर्नोपिल में कुछ बच्चे मान लीजिए, तो अभी जब वो निकलेंगे ना, एक तो अच्छे से अपना कुछ लाइक पहनने का लेके निकले और अच्छा सा खाने का लेके निकले, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और खाने को इतना अच्छा नहीं है कि जब जिससे आपका पेट भर जाए मतलब। जो बंदे वेजिटेरियन है ना, उनके लिए वहाँ कुछ नहीं है। आप ब्रेड खा सकते हो सिर्फ, आप जूस पी सकते हो सिर्फ, या आप जो मतलब नट्स वगैरह बादाम वगैरह लेके जा सकते हो, वही है। और दूसरी बात, ठंड बॉर्डर्स पे मतलब क्या पता आपको एक रात भी गुजारनी पड़ जाए पूरी, तो उसके लिए मतलब पहने कंबल भी लेके जा सकते हैं आप। आपकी जैसे आपके दोस्तों से या किसी से बात होती होगी
तो उनको आप ये बताएंगे कि भाई आप खाने पीने का और अपना सर्दी का इंतजाम करके बस ये दो इंतजाम अच्छे से, और बाकी तो मेंटली भी प्रिपेयर होके चले कि आपको एक रात गुजारनी पड़ सकती है, क्रॉस करने में लाइक टाइम लग सकता है आपको, ये नहीं है कि आते ही आपको क्रॉस करवा दिया, ऐसा नहीं है। मतलब पेशेंस बड़ी रखनी पड़ेगी वहाँ पे। अब जैसे सरकार ने फ्लाइट भेज रही है, बच्चों को वहाँ से ला रहे हैं, ये जो सरकार ने किया है ये सही टाइम पे किया है या इससे पहले करना चाहिए था ये या फिर एग्जैक्ट टाइम मतलब अच्छा टाइम पे ये इन्होंने फैसला ले लिया है? देखो 24 को वो स्टार्ट हो गया था, और गवर्नमेंट की जो पहली फ़्लाइट आई थिंक 26 को आई है, फर्स्ट फ्लाइट रोमानिया से जो मुंबई तक की आई है, तो बहुत जल्दी ही कर दिया मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, 1-2 दिन, देखो इतना तो टाइम लगता भी है सब कुछ मैनेज करने में, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम ही बोल सकते हैं कि आप जब इन्होंने स्टार्ट किया, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ही फ्लाइट चल रही हैं अभी। शुरू में तो लाइक 1 या 2 फ्लाइट चल रही थी एक दिन में, बट अब तो लाइक 20-25 बहुत ज़्यादा फ्लाइट चल रही आज जैसे सुबह भी 250 के आसपास बच्चे सुबह सुबह फ्लाइट से पहुंचे हैं। हैं। बिल्कुल है। और इवन इंडियन एयरफोर्स ने भी लाइक उसके भी लाइक फ्लाइट्स गई हैं बच्चों को लेने, तो ये भी बहुत अच्छा। और एयर इंडिया में जब हम एंटर हुए वैसे मतलब फ़्लाइट में, तो बड़ा अच्छा मतलब वो था, काफ़ी वेलकमिंग था वो, मतलब अच्छा लगा एयर इंडिया। तो अब जैसे आप घर पहुंच गए हो, घर वालों के पास पहुंच गए हो, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप हम बता नहीं सकते, फ्री फील कर रहे हैं मतलब। क्योंकि वहाँ से तो हम ये सोच रहे थे कि कैसे निकलें, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस मज़े हैं। घर वालों को भी बहुत टेंशन हो रही थी कि लाइक हमसे ज़्यादा टेंशन तो कि एक ही बच्चे लाइक हम घर पे, तो उनको लगता है कि लाइक एक ही बच्चा हमारा वही बाहर है और वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ, तो उनको अच्छी नींद भी नहीं आ रही थी, इवन बहुत मतलब वरी कर रहे। तो अब आगे का आपका क्या प्लान है, आगे क्या सोचा है भाई? आगे का भी कोई डिसाइड नहीं है, बिकॉज क्योंकि यूनिवर्सिटी से अभी तक कुछ आया नहीं है, कुछ आएगा तब हम कुछ आगे प्लान करेंगे, अदरवाइज अभी तो हम बैठे हैं सिर्फ। तो फिर आप सरकार के बारे में ऐसा क्या कहेंगे भाई जिससे बाहर लोगों को या फिर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, भाई अपने ही यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा दे, या फिर कोई भाई कोर्स को जो हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है जिसके पैसे आप बता रहे हैं ज़्यादा है, तो उसके बारे में क्या बताएं? उसके लिए जी पहली बात तो ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, क्योंकि तभी सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी और कंपटीशन थोड़ा कम होगा। दूसरी बात, रिजर्वेशन में थोड़ा सा कम करें, क्योंकि अभी बहुत है, मतलब इवन अभी 200 नंबर्स का गैप है जनरल में और एससी में, तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और तो तीसरी बात, हाँ, जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है ना, उस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो बस यही है वो। इन 3 चीज़ें अगर ये हो जाएंगी तो थोड़ा हमको रिलीफ मिलेगा। तब यानी बाहर जाने वाले जो बच्चों की जो नंबर है वो कम हो जाएगी अगर ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं। हम तो इंडिया में ही रहना चाहते हैं, हम बाहर जाना थोड़ी कोई चाहते हैं। हम तो सिर्फ मेडिकल करना चाहते थे, लाइक हमको ये था कि सिर्फ डॉक्टर बनना है, 5 साल में कैसे फिर ही यहाँ बने यहीं पे मतलब। आएंगे हम, हाँ, यहाँ पे आके मतलब हमको अपनी MD सर्व करनी है, तो यहीं पे करना है। जो अब वहाँ पे बस सिर्फ 2-2.5 साल बचे हैं, वो अच्छे से निकल जाएं तो फिर हम यहीं आना चाहते हैं। मोस्टली 100% बच्चे यहीं आएंगे वापस डॉक्टर MBBS करके। नमस्कार आंटी जी। मेरा नाम सुमित्रा देवी। आपके बच्चे जैसे बाहर गए थे, तो आपको उस टाइम कैसा लग रहा था भाई? ये बोल रहे थे बम चल रहे बज रहे हैं भाई, मिसाइल से अटैक हो रहा है। पूछो ना बेटा, मुट्ठी में जीत हमारा तो। अब जैसे बच्चे आपके घर आ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? अब मैं बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन मना और बच्चे रह रहे हैं हमारे, उनकी भी मना बहुत चिंता। अब मैं खुश हूँ, ये 2 बच्चे हमारे एक साथ थे, ये तो आगे और बच्चे और भी हैं हमारे। हम यही दुआ करेंगे ये या तो ये युद्ध बंद हो जाए जिससे और लोगों को जान का नुकसान ना हो, या इतनी बड़ी परेशानियां भाई लोगों को ना झेलनी पड़े। उसके साथ साथ अब जैसे भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है भाई, अपने बच्चों को ये मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं जी, हमारे बच्चों को सेफ निकाल लिया वहाँ से, कोई बिना पैसा खर्चे के। ऑपरेशन गंगा, हाँ, ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे घर लौट आए। तो हम भी भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे इन युद्ध का जल्दी से जल्दी कोई न कोई बढ़िया फैसला हो जिससे और लोगों को जान माल की हानि न हो। आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं बेटा ये कहना चाहती हूँ, जो
भारत सरकार से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो उसी खर्चे पर हमारे भी भारत सरकार इंडिया में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन इससे ये भी होगा कि जो देश का जो पैसा है वो देश में ही रह जाएगा, मतलब देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी देश की। बिल्कुल ग्रोथ होगी। तो भारत सरकार से ये विनती है परिजनों की, भाई जो खर्चा मतलब बाहर लग रहा है अपने बच्चे जो पढ़ाई में लगा रहे हैं वो अपने ही देश में खर्चा भी हो जाए और भारत की इकोनॉमी भी ग्रोथ हो, क्योंकि लोगों को बेरोजगार मतलब मिलेगा ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी सब लोगों को। जो हमारे बच्चों की बाकी की पढ़ाई नहीं वो इंडिया में होनी चाहिए। इवन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी थोड़ा करना चाहिए फीस में थोड़ा सा, क्योंकि अभी बहुत फीस चल रही है। मैं हनीफ अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।